नमस्कार। मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में अपन मनु की प्रशासनिक प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, जिसका उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है। मनु ने संपूर्ण शासन का केंद्र राजा को स्वीकार किया है, साथ ही शासन व्यवस्था में मंत्रियों, सचिवों, अध्यक्षों आदि को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। यद्यपि मनु ने कौटिल्य की भांति प्रशासनिक व्यवस्था का व्यवस्थित रूप से निरूपण नहीं किया है, तथापि उन्होंने विभिन्न प्रसंगों में प्रशासनिक व्यवस्था के कतिपय महत्वपूर्ण पक्षों का संकेत दिया है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह राज्य कार्य को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए उपयुक्त संख्या में आलस्य रहित उत्साही व्यक्तियों को अध्यक्ष पद पर नियुक्त करे। इन अध्यक्षों को मनु ने शासन के विशिष्ट विभागों के शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में चित्रित किया है। मनुस्मृति में परिषद का उल्लेख भी किया गया है। परिषद को ऐसे विद्वान व्यक्तियों की सभा माना गया है जो तीनों वेदों के ज्ञाता हों। यह अपेक्षा की गई है कि इन विद्वान व्यक्तियों को राज्य में कानून निर्माण व नीति निर्धारण संबंधी कार्य में भाग लेना चाहिए। मनु ने राजा को राज्य में शुद्ध अंतःकरण वाले, चेष्टाओं को जानने वाले, कुलीन, अच्छी स्मरण शक्ति वाले एवं देश काल को समझने वाले व्यक्तियों को दूत का पद प्रदान करने का परामर्श दिया है। मनुस्मृति में सेना को शासन के अन्य महत्वपूर्ण अंग के रूप में चित्रित किया गया है एवं इसे सेनापति के अधीन माना गया है। मनुस्मृति में स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार कोष एवं प्रशासन राजा के अधीन होता है, उसी प्रकार सेना सेनापति के नियंत्रण में रहती है। मनु के अनुसार सेनापति शासन का एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। तो इस प्रकार जो प्रमुख शासकीय प्राधिकारी हैं उनके बारे में मनु ने बताया है। अगला, प्रशासनिक व्यवस्था में प्रत्यायोजन। मनु ने शासन की सर्वोच्च शक्ति राजा में निहित करते हुए भी प्रशासनिक व्यवस्था में प्रत्यायोजन को आवश्यक माना। मनुस्मृति में स्वीकार किया गया है कि राजा पर कार्यभार अधिक होता है, अतः उसे अपने कार्यों का विभाजन मंत्रियों, सचिवों, अध्यक्षों एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों में कर देना चाहिए। ग्रंथ में राजा को परामर्श दिया गया है कि वह मंत्रियों से अपने कार्यों में सहायता ले एवं कुछ कार्यों को संपन्न करने का दायित्व उन पर छोड़ दे। इस प्रकार मनु ने शासन के एक प्रमुख अंग सेना की गतिविधियों के नियंत्रण या अधीक्षण का कार्य स्वतंत्र रूप से सेनापति को सौंप दिया जाना उपयुक्त माना गया। प्रादेशिक प्रशासन के संबंध में मनु ने प्रत्यायोजन की अवधारणा का अत्यंत समृद्ध रूप में विवेचन किया है। ग्रंथ में स्वीकार किया गया है कि राज्य में शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए एवं प्रजा में स्वशासन की प्रवृत्ति उत्पन्न होनी चाहिए। अब प्रादेशिक व स्थानीय प्रशासन। मनुस्मृति में राज्य के शासन को दो भागों, पुर एवं राष्ट्र में विभाजित किया है। मनु का मत है कि वृक्ष, घास, जल आदि से युक्त ऐसे भूभाग जहाँ विद्वान एवं वीर पुरुष निवास करते हों, पुर अथवा नगर की स्थापना की जानी चाहिए। शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन एवं व्यवस्थित संगठन के लिए मनु ने राष्ट्र के शासन को विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाना उपयुक्त माना है। मनु ने शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम को माना है एवं क्रमशः 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्रामों के उत्तरोत्तर संगठनों की व्यवस्था की है। प्रशासन की इन इकाइयों के लिए मनु ने पृथक पृथक अधिकारी को उत्तरदायी बनाया है।
प्रत्येक ग्राम के प्रशासन के लिए एक उत्तरदायी अधिकारी को मनु ने रक्षक कहा है। इसका कार्य प्रजा से कर वसूल करना और उच्च अधिकारी तक पहुंचाना व ग्राम में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना माना है। प्रत्येक संगठन के अधिकारी को उच्च संगठन के अधिकारी के प्रति उत्तरदायी माना है। एक ग्राम के रक्षक को 10 ग्रामों के रक्षक के प्रति, 10 ग्रामों के रक्षक को 100 ग्रामों के रक्षक के प्रति व 100 ग्रामों के रक्षक को 1000 ग्रामों के रक्षक के प्रति उत्तरदायी माना है। मनु ने नगर के प्रशासन हेतु सूरवीर, तेजस्वी व विचारवान उच्च अधिकारी की नियुक्ति का परामर्श दिया है एवं उसे नगर के समस्त प्रशासनिक कार्य हेतु उत्तरदायी माना है। मनुस्मृति में इस उच्च अधिकारी के प्रमुख कर्तव्य प्रजा का रक्षण, निवासियों के कार्यों का निरीक्षण, भ्रष्ट अधिकारी को दंडित करना आदि माने गए हैं। इस प्रकार मनु ने स्थानीय स्वशासन के व्यवस्थित स्वरूप पर बल दिया है एवं शासन में शक्तियों व कार्यों के विकेंद्रीकरण की उपयोगिता व औचित्य को स्वीकार किया। प्रादेशिक व स्थानीय प्रशासन के महत्व को स्वीकार करते हुए मनु ने इनसे संबंधित विषयों के लिए राजा को एक पृथक उत्तरदायी मंत्री नियुक्त करने का भी परामर्श दिया है। अब अधिकारियों व कर्मचारियों पर नियंत्रण। मनु ने राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों पर समुचित नियंत्रण को अत्यंत आवश्यक माना है। मनु की मान्यता है कि प्रशासनिक शक्ति का उपयोग करने वाले अधिकारी व कर्मचारी सामान्यतः भ्रष्ट हो जाते हैं। मनु ने कहा है कि राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी प्राय दूसरों का धन लेने में रुचि रखते हैं। अतः राजा का दायित्व है कि वह ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से प्रजा की रक्षा करे। प्रशासनिक भ्रष्टाचार को अत्यंत गंभीर अपराध मानते हुए मनु ने रिश्वत लेने वाले अधिकारियों की समस्त संपत्ति को छीन कर उन्हें राज्य से बाहर निकालने का दंड प्रस्तावित किया। मनु इस बात को स्वीकार करते हैं कि अधिकारियों व कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से विरत रखने के लिए उन पर नियंत्रण रखे जाने के साथ साथ उन्हें समुचित मात्रा में और समय पर वेतन का भुगतान किया जाना भी आवश्यक है। अतः मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि राज्य कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुरूप निर्धारित वेतन का निश्चित समय पर भुगतान करे। ये थी प्रशासनिक व्यवस्था विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों की। अब है ये प्रश्न आता है कि क्या अधिकारियों कर्मचारियों पर तो नियंत्रण हो गया, लेकिन क्या शासक यानी राजा क्या स्वतंत्र है, निरंकुश है, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मनु ने राजा को निरंकुश नहीं माना है। मनु ने शासक पर भी नियंत्रण माना है कि शासक भी धर्म के अधीन होता है। हम चर्चा करेंगे कि शासक पर नियंत्रण किस प्रकार से होता है। मनु ने शासक की निरंकुशता के विचार का समर्थन नहीं किया है। मनु ने अनेक सैद्धांतिक, संस्थागत व व्यवहारिक उपायों से शासक की शक्तियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। मनुस्मृति में शासक पर नियंत्रण के लिए जिन उपायों का वर्णन किया है उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है नैतिक एवं सैद्धांतिक नियंत्रण। पहला नैतिक एवं सैद्धांतिक नियंत्रण। नैतिक व सैद्धांतिक नियंत्रण पहला आता धर्म का। मनुस्मृति में धर्म के लौकिक एवं पारलौकिक दोनों पक्षों पर बल दिया गया है। मनु के अनुसार मनुष्य के समस्त सांसारिक आचरण का धर्म के अनुसार संचालन व्यक्ति के पारलौकिक कल्याण हेतु आवश्यक है। उसके अनुसार विश्व के समस्त जीवों के लिए निवृत्ति एवं मोक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वह इनके माध्यम से वह परमात्मा में विलीन हो सकता है। मनु की मान्यता है
कि लौकिक आचरण में धर्म के पालन के द्वारा व्यक्ति मोक्ष के प्राप्ति के पारलौकिक लक्ष्य को अर्जित कर सकता है। मनु ने कहा कि मृत्यु के उपरांत धर्मी व्यक्ति के साथ रहता है एवं धर्मी उसे मोक्ष दिला सकता है। अतः व्यक्ति को सांसारिक वस्तुओं से मोह नहीं रखना चाहिए। मनु ने शासक को धर्म के अधीन माना। यही कारण है कि राजकीय कर्तव्यों की सैद्धांतिक मीमांसा को मनु ने अपने ग्रंथ में राजधर्म के नाम से परिभाषित किया। मनु के अनुसार राजधर्म की अवहेलना करने से शासक देवत्व से गिर जाता। मनु ने राजा से यह अपेक्षा की है कि वह व्यक्ति के चारों पुरुषार्थों का प्रत्यायोजन समझे एवं आलस्य रहित होकर सदैव इनका पालन करने में तत्पर रहे। इन चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में मोक्ष को मनुष्य के चरम लक्ष्य के रूप में परिभाषित करते हुए उसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया। किंतु अन्य 3 पुरुषार्थों की उपेक्षा नहीं की गई है। मनु का दृष्टिकोण है कि अर्थ, काम एवं धर्म लौकिक पुरुषार्थ है। अतः मानव के लौकिक जीवन में इन तीनों पुरुषार्थों को सिद्ध करके ही व्यक्ति के पारलौकिक कल्याण का पथ प्रशस्त होता है। मनु के अनुसार व्यक्ति अर्थ व काम को धर्म के अनुसार मर्यादित करके सुखमय जीवन व पारलौकिक कल्याण को सुनिश्चित कर सकता है। स्वयं धर्म से शासित होते हुए प्रजा के व्यवहार में धर्म को सुनिश्चित करना मनु के अनुसार शासक का पवित्र कर्तव्य माना गया। मनु का मत है कि प्रजा के द्वारा चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहकर ही शासक स्वयं धर्म की सिद्धि करता है एवं कल्याण की प्राप्ति कर सकता है। अब नैतिक एवं सैद्धांतिक नियंत्रण धर्म के अलावा दंड नीति एवं न्याय व्यवस्था। दंड के महत्व का प्रतिपादन करते हुए मनु ने कहा कि दंड ही समस्त प्रजा पर शासन करता है। जब प्रजा सोती है तो दंड जागता है। चोर दंड के भय से चोरी नहीं करते। धार्मिक कार्यों का संपादन भी दंड के भय से किया जाता है। अतः दंड को धर्म माना जाता है। मनुस्मृति में दंड के महत्व का प्रतिपादन करते हुए भी यह स्पष्ट किया गया है कि राजा द्वारा इसका प्रयोग स्वार्थ सिद्धि हेतु नहीं किया जा सकता। ग्रंथ में शासक को कठोर चेतावनी दी गई है कि यदि शासक दंड का उचित रीति से प्रयोग नहीं करता तो वह दंड के द्वारा ही नष्ट कर दिया जाता। मनुस्मृति में दंड को न्याय व्यवस्था का अंग माना गया, अर्थात राज्य में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने में दंड एक साधन मात्र है। ग्रंथ में कहा गया है कि अपराध के अनुरूप दिया गया दंड प्रजा को स्वधर्म हेतु प्रेरित करता है, जबकि अविवेकपूर्ण रीति से दिया गया दंड शासक को बांधों सहित नष्ट कर देता है। इस संदर्भ में मनु यहाँ तक प्रतिपादित करते हैं कि दोष का विचार न करते हुए यदि किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो राजा स्वयं तो नष्ट होता ही है, वह ऋषियों एवं देवताओं को भी पीड़ित करता है। अब शासक पर नियंत्रण में दूसरा बिंदु आता है शासक पर संस्थागत नियंत्रण। मनुस्मृति में शासक के लिए मंत्रियों एवं अन्य शासकीय अभिकरणों से मंत्रणा करना आवश्यक माना गया। मनु ने दूसरे राज्यों में दूत भेजे गए दूतों पर निगाह रखने, दूसरे दूतों की नियुक्ति आदि विषयों पर मंत्रियों से मंत्रणा किया जाना आवश्यक माना। यह स्पष्ट है कि मनु ने इन विषयों पर स्वेच्छा से निर्णय लेने में शासक को स्वतंत्र नहीं माना है। मंत्रणा की अनिवार्यता के माध्यम से मनु ने शासक के अधिकारों को प्रतिबंधित किया, कम किया। मनुस्मृति में स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में भी शासक को असीमित अधिकार नहीं दिए गए हैं। इस संबंध में मनु ने एक निश्चित व्यवस्था का प्रतिपादन किया है, वह उसके संपादन हेतु
अध्यक्षों एवं मंत्रियों की नियुक्ति पर बल दिया है। मनु ने राष्ट्र के प्रशासन के लिए उसका छोटी इकाई में विभाजन तथा शासकीय शक्ति का विकेंद्रीकरण आवश्यक माना है। मनु की मान्यता है कि शासन की शक्तियों या कर्तव्यों के विकेंद्रीकरण के माध्यम से शासक की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर प्रभावी अंकुश रखा जा सकता है। कर व्यवस्था के संबंध में भी मनुस्मृति में निश्चित प्रणाली एवं नियमों का प्रतिपादन किया है। इन नियमों की अवहेलना करने पर राजा के अस्तित्व का बना रहना ही संदिग्ध माना गया है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह अपनी प्रजा से न्यायपूर्वक करों की प्राप्ति करे। व्यापारियों पर करारोपण के संबंध में भी राजा को परामर्श दिया है कि वह क्रय विक्रय मार्ग व्यय व लाभ पर सम्यक विचार के उपरांत ही व्यापारी से कर प्राप्त करे। कर लेने की शासक की शक्ति को मर्यादित करते हुए मनु ने कहा है, जिस प्रकार जोंक बछड़ा एवं भ्रमर अपने अपने खाद्य, जैसे जोंक रक्त पीती है, बछड़ा दूध पीता है और भ्रमर मधु, ये थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार शासक को भी प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर ग्रहण करना चाहिए। मनु ने शासक को अनेक प्रकार के नियंत्रण के अधीन रखा, किंतु उन्होंने शासक के आचरण पर प्रजा का प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। मनु ने राजा पर लौकिक नियंत्रण का भाव इस तथ्य से भी स्पष्ट हो जाता है कि आचरण से भ्रष्ट हुए राजाओं पर प्रजा द्वारा तिरस्कृत होने का कोई भय आरोपित नहीं किया गया। अर्थशास्त्र के विपरीत मनुस्मृति में किसी ऐसी संभावना को भी स्वीकार नहीं किया गया कि धर्म के विरुद्ध होने पर या अनुचित होने पर प्रजा राज के विधियों का उल्लंघन कर सके। अर्थशास्त्र में तो मर्यादाहीन राजसत्ता की तुलना में अराजकता को प्रजा के हित में श्रेष्ठ माना गया है, किंतु मनुस्मृति राज्य शक्ति के अभाव में प्रजा के कल्याण की तो कल्पना ही नहीं करती। मनुस्मृति में उपलब्ध विवेचन से स्पष्ट है कि अपने अविनय अदूरदर्शिता के कारण राजा को उसके शत्रु राजा भले ही नष्ट कर दें, किंतु इन दुर्गुणों के आधार पर भी प्रजा राज के आचरण और नियंत्रण को चुनौती नहीं दे सकती। यदि कोई राजा धर्म का उल्लंघन करता है, अपने कर्तव्य के पालन में निष्क्रियता बरतता है अथवा अपनी शक्ति का न्यायपूर्वक उपयोग करता है, तो ये परिस्थितियाँ भी मनु के अनुसार प्रजा को राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्रदान नहीं करती हैं। राजा के अनुचित आचरण के विरुद्ध मनु ने राजा को जो चेतावनी दी हैं, वे राजकीय सत्ता पर जनता का नियंत्रण स्थापित नहीं करती, अपितु पारलौकिक नैतिक अथवा संस्थागत नियंत्रण को स्पष्ट करती हैं। धन्यवाद।